रामा बंगलों में बागीचे हैं, रामा बंगलों में बागीचे, बेहिसाब मरघट हैं इनकी हर क्यारी के नीचे, मरघट हैं इनकी हर क्यारी के नीचे, 84 बंगले हैं रामा बंगलों में बागीचे, 84 बंगले हैं रामा बंगलों में बागीचे, साब मरघट हैं इनकी हर क्यारी के नीचे, मरघट हैं इनकी हर क्यारी के नीचे, और गदेला इनके नाजुक नखरे वाले फूल को, इनके नाजुक नखरे वाले फूल को तोड़ न लेना, इनके नाजुक नखरे वाले फूल को तोड़ न लेना, इनके नाजुक नखरे वाले फूल के खड़ी हुई है पुलिस मिलिट्री तलवारों को खींचे, है पुलिस मिलिट्री तलवारों को खींचे, 84 बंगले हैं रामा बंगलों में बागीचे, 84 बंगले हैं रामा बंगलों में बागीचे। साहब के दफ्तर के बाहर खड़ी हुई है जिंदगी, साहब के दफ्तर के बाहर खड़ी हुई है जिंदगी, फिर रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है जिंदगी, रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है जिंदगी, साहब के दफ्तर के बाहर खड़ी हुई है जिंदगी, साहब के दफ्तर के बाहर खड़ी हुई है जिंदगी, फिर रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है जिंदगी, टोकरी में पड़ी हुई है जिंदगी, पैसे के हथौड़े से शोषण ने ऐसी मार की, पैसे के हथौड़े से शोषण ने ऐसी मार की, के जगह जगह से टुकड़ा टुकड़ा टूट गई है जिंदगी, जगह से टुकड़ा टुकड़ा टूट गई है जिंदगी, तो 84 बंगले हैं रामा बंगलों में बागीचे, 84 बंगले हैं रामा बंगलों में बागीचे, बेहिसाब मरघट हैं इनकी हर क्यारी के नीचे, मरघट हैं इनकी हर क्यारी के नीचे, 84 बंगले हैं रामा बंगलों में बागीचे, 84 बंगले हैं रामा बंगलों में बागीचे, बेहिसाब मरघट हैं इनकी हर क्यारी के नीचे, मरघट हैं इनकी हर क्यारी के नीचे। अब आता हूं मैं ऊपर खेतों में बीजों के संग ही सड़ जाता है आदमी, खेतों में बीजों के संग ही सड़ जाता है आदमी, खेतों में बीजों के संग ही सड़ जाता है आदमी, खेतों में बीजों के संग सड़ जाता है आदमी, चिमनी से धुआं बन करके उड़ जाता है आदमी, धुआं बन करके उड़ जाता है आदमी, तो कारों से बंगलों से लेकर विस्की से डिनर से, तो कारों से बंगलों से लेकर विस्की से डिनर से, लेकर विस्की से डिनर, तो लड़ जाता है आदमी तो बढ़ जाता है आदमी, बढ़ जाता है आदमी तो बढ़ जाता है आदमी, तो 84 बंगले हैं रामा बंगलों में बागीचे, 84 बंगले हैं रामा बंगलों में बागीचे, बेहिसाब मरघट हैं इनकी हर क्यारी के नीचे, तो 84 बंगले हैं रामा बंगलों में बागीचे, रामा बंगलों में बागीचे, बेहिसाब मरघट हैं इनकी हर क्यारी के नीचे, तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो कृषि कानून रद्द करो, रद्द करो। आप एक युवा हैं, युवा होने के चलते यहाँ आंदोलन में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कृषि कानून के लिए? युवा होने के नाते नहीं, एक देश का वासी और इस खाने वाला आदमी होना, मतलब मैं हूँ जो रोटी खाता है, साफ बात ये है, और इसलिए मैं यहाँ हूँ कि जो किसानों पर हमला हुआ, अगर मैं
एक बुजुर्ग आदमी भी रहता, तो ये हमारी जिम्मेदारी थी एक भारतीय होने के नाते कि यहाँ पे पहुँचूँ मैं। हमारी जिम्मेदारी एक, अगर मैं समझदार हूँ, मैं समझता हूँ कि एक कृषि तीनों कानून किसानों के खिलाफ है। ये तीनों कानून जो है एक पूंजीखोरी और जमाखोरी के पक्ष में है। ये तीनों कानून जो है सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए ला रही है। ये तीनों कानून जो है वो पूंजीवाद के पक्ष में है और जो निजीकरण हो रहा है उसके पक्ष में है। ये तीनों कानून जो है अडानी के पक्ष में है, अंबानी के पक्ष में है। इसलिए मैं इस कानून के खिलाफ हूँ और इस आंदोलन के साथ में हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, लाल सलाम वाले लोग जो है उनको नक्सलाइट, आतंकवादी और जो है पता नहीं क्या-क्या जो है केंद्र की सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेके? क्योंकि हम बोलते हैं सरकार के हर दमन के खिलाफ। हम बोलते हैं सरकार अगर दलितों को मार रही है, किसानों को मार रही है, आदिवासियों को मार रही है, छात्रों को मार रही है, महिलाओं को मार रही है, उसके खिलाफ अगर हम बात करते हैं तो आप हमें कुछ भी बोल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और यहाँ सिंघू गाजीपुर बॉर्डर पे भी रखेंगे, सिंघू बॉर्डर पे भी रखेंगे और देश में जहाँ जहाँ दमन ये सरकार करेगी वहाँ वहाँ हम खड़े होंगे और चिल्ला के बोलेंगे कि ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है संसद। यहाँ पे हम लोगों की भी मतलब बातें सुनी जानी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है सीए, एनआरसी और एनआरपी के जो है जो आंदोलन था शाहीन बाग वाला, वो लड़ाई जारी है। कोरोना के डर से उसको नहीं वो गया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो है इस सरकार को राहत दी है, लेकिन जो है किसानों के पक्ष में नहीं फैसला दिया। क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके इस आंदोलन को भी हटाने को? बिल्कुल ये हम लोग पहले भी, हम लोग जब से स्टे लगाया गया है और जो 4 या 5 लोगों की पैनल बैठाई गई है उनको हम नहीं जानते हैं क्या? कौन लोग हैं वो? वही जो है जो सरकार का पक्ष ले रहे थे, सरकार के मतलब गले में बांह डालकर ताता थैया कर रहे थे, वही लोग थे वो। और आज जब ये चीज़ हो रहा है तो उन्हीं को आप बना दो पैनल में, मतलब वही वकील बने, वही जज बने, वही सब बने और हमें बस काटा जाए बैठा के। जज लोया के टाइम में जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से धारा 370, 3 तलाक, इसके अलावा और भी कई कानून पास किए गए। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय भी वही परिपाटी जो है सुप्रीम कोर्ट की जारी है? आप अपनी बात स्टेटमेंट के तौर पे कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मत बनाइए इसको, ये बात एकदम सही है जी। बस यही बोलूँ। क्या कहना चाहेंगे आगे की रणनीति के लिए? आगे की रणनीति लड़ाई जारी रहेगी। किसान हैं जो यहाँ तय करेंगे, जो बैठे हैं वो तय करेंगे। हम छात्र हैं, इनके हर तय किए हुए कार्यक्रम में साथ देंगे, लड़ेंगे और इस बार हम जीतेंगे। पूरी उम्मीद है आप जीतेंगे। इसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा, एक युवा है और इस आंदोलन में जो है सम्मिलित हुए, क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? देखिए, एक आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिससे हम लोग जो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सीख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से किसान कॉरपोरेटकरण, अंबानीकरण, अडानीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, वैसा ही सेम प्राइवेटाइजेशन हम अपने एजुकेशनल स्पेसेस में भी देख रहे हैं। जो एनईपी आया है इस साल, पिछले साल जो एनईपी आया था, उसमें जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, जहाँ पे स्टूडेंट्स हर तरह से, हर तबके से, हर कम्युनिटी से स्टूडेंट आ सके और पढ़ सके एक यूनिवर्सिटी स्पेस में, उसको ख़त्म किया जा रहा है। रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन जो कि इतनी एक्सक्लूजनरी होती है, जो ये पूरा 1 साल चला है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गए। लड़कियां अगर घर में पढ़ने बैठती हैं फ़ोन लेके, तो उनको 100 काम बता दिए जाते हैं कि घर का काम उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी। जो गांव में लोग रहते हैं, जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, वो लोग रात भर घंटों अपने खेत में बैठ के नेटवर्क ढूंढते हुए अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस पे जोर दिया हुआ है एनईपी में। तो ये, और हमारी जो एजुकेशनल स्पेस है कि हर एक यूनिवर्सिटी को अपने आप से पैसा बनाना होगा, सरकार से फंडिंग कम करेंगे, उनको अपनी फीस बढ़ानी होगी, लोन लेना होगा, स्टूडेंट से ज़्यादा फीस मांगनी होगी और अपना प्रॉफिट बनाना होगा। ये सब एनईपी के तहत है। और यही जो पूरा आइडिया है कि सब कुछ कॉरपोरेटों को दे दिया जाए, सब चीज़ को एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन बना दिया जाए, यही किसान भी लड़ रहे हैं और यही हम स्टूडेंट्स लड़ना चाहते हैं। इसलिए हम सीख रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में आकर किसानों से। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं अपना समर्थन देने, उनसे सीखने के अलावा? किसान हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं, हम हमेशा किसानों के साथ खड़े रहेंगे। आप खुद एक स्टूडेंट है और देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां होती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए इस देश के अंदर? देखिए, शिक्षा का राष्ट्रीय, पहले तो हम इस पे बात कर सकते हैं कि राष्ट्रीय का क्या मतलब रह गया है। जो आपने अभी कुछ समय पहले मेरे साथी से पूछा कि कहा जाता है कि एंटी नेशनल पार्टीज़ हैं, टेररिस्ट पार्टीज़ हैं। तो नेशनल का जो मतलब है, जब अगर आप नेशनल का, क्योंकि जब
जब हम इस चीज़ की बात करें कि देश क्या है, झंडा क्या है, पेट्रियाटिज्म क्या है, तो सबसे पहले आज़ादी की बात आती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों की ही बात करें तो आप आज़ादी की बात करिए, वहाँ से शुरू करते हैं ना। जो आज़ादी के वक्त जो लोग लड़ रहे थे वो कौन लोग थे? क्या वो आरएसएस के लोग थे? आरएसएस के लोग तो माफीनामा लिख रहे थे। जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं वो लोग तो डर के मारे आगे नहीं आ रहे थे। वो तो इनफैक्ट ये कह रहे थे कि हमको समझौता करना चाहिए अंग्रेजों के साथ में, क्योंकि जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक मुसलमान का राज नहीं होगा, इसलिए आप समझौता करिए अंग्रेजों से। और अभी भी वही कर रहे हैं। पहले ब्रिटिशर्स के साथ में समझौता कर रहे थे, आज अंबानी अडानी के साथ में समझौता कर रहे हैं। और उस समझौते को करने के लिए कृषि बिक जाए, किसान बिक जाए, स्टूडेंट बिक जाए, महिलाएं बिक जाए, दलित बिक जाए, उनको कोई फर्क नहीं है, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। और यही हम लोग समझते हैं। और वही राष्ट्रीयकरण जो आप कह रहे हैं शिक्षा का, राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से तमाम जो है पूंजीपतियों ने यूनिवर्सिटियां बना दी गई हैं, लाखों रुपए की फीस वसूली जा रही है। जी जी। एक गरीब का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का और एक आईएएस का बच्चा, मैं चाहता हूँ कि अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होता है तो एक रिक्शे वाले का बच्चा भी और एक आईपीएस का बच्चा भी एक ही क्लास में पढ़े, एक ही छत के नीचे पढ़े, एक ही जगह पढ़े। इस बात से कहाँ तक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, उस चीज़ के लिए हमेशा से जब से आप मान लीजिए किसी एक कम्युनिटी का, किसी इंसान का जब से दमन हुआ है और उस दमन के खिलाफ जब से आवाज़ उठी है ना, तब से हम लोग जिनको एंटी नेशनल कहती है या नक्सल कहते हैं, तब से हम लोग खड़े हैं अपने लिए, उन सब स्टूडेंट्स के लिए हम तब से खड़े हैं। और हम तब से कह रहे हैं कि जो गरीब बच्चा है वो भी पढ़े, जो दलित बच्चा है वो पढ़े, जो महिलाएं हैं वो पढ़े। हम ये चीज़ कहते हैं, उन लोगों के लिए कहते हैं जिनको ये लोग दबा के, बहला फुसला के कुछ ना कुछ वोट, जो ये कहते हैं कि हम लोग को तो वोट कर रहा है, उनको कौन वोट कर रहा है? बीजेपी को ये लोग तो नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो समझ गए हैं ना। तो हम तो तब से ये चीज़ कह रहे हैं कि हर किसी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, हर किसी को खाना मिलना चाहिए, हर किसी के सर पे छत होनी चाहिए। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं और बहुत पहले से लड़ रहे हैं इसके लिए। और जो लोग लड़ रहे हैं उन्हीं को आप विलिफाई कर देंगे, एंटी नेशनल बोल देंगे तो नहीं चलेगा। आज हम लोग देख रहे हैं किसान जब यहाँ पे बैठा है तो हमको समझ में आ रहा है कि कौन एंटी नेशनल है। जब पूरा देश ही यहाँ पे आ गया है, मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा है, तो हम ना नेशन है, मोदी सरकार तो नेशन नहीं है, तो वो एंटी नेशनल हुए, वो हमारे विरोध काम कर रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, अपनी खेती के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अभी देखा जाए तो कोरोना काल के अंदर करीब 265 से ज़्यादा जो है सोशल एक्टिविस्ट आप जैसे जो है, चाहे वो कम्युनिस्ट लोग हो, चाहे या इसके अलावा जो है दलित समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हो, उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया है। तो ऐसी सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम ऐसी सरकार के लिए क्या कहें? आप ऐसे इतने बड़े आंदोलन में बैठे हैं जहाँ पे ये एक डिमांड के तौर पे सामने आई है कि जिनको भी झूठे केसेस में बंद किया गया उनको रिहा करें। हम क्या बोलें? ये पूरा आंदोलन ही ये कह रहा है कि ये जो झूठे केसेस में लोगों को बंद किया है, जो लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, उनको रिहा करो। हमसे ज़्यादा तो ये कह रहे हैं, ज़्यादा तेज़ बोल रहा है, ज़्यादा साफ बोल रहा है ये आंदोलन हमारी डिमांड्स को। अच्छा, आप खुद एक स्टूडेंट है, इस देश के युवाओं से कुछ अगर अपील करना चाहेंगे इस किसान आंदोलन के लिए, क्योंकि 26 तारीख का बहुत बड़ा आह्वान किया गया कि पूरे देश के अंदर दिल्ली में जो है तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया, क्या आह्वान करना चाहेंगे देश के युवाओं से? मैं देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगी, वैसे देश के युवाओं से मुझे लगता नहीं है कुछ कहने की ज़रूरत है। देश का युवा बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो सब समझ रहा है। वो खुद ही मोदी का जब बर्थडे होता है उसके दिन अनएम्प्लॉयमेंट दिवस मनाता है, वो खुद ही सड़कों पे आता है CA, NRC और NPR का जब पूरा आंदोलन चल रहा था उसमें सहयोग करने के लिए। अभी जब किसान प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तो खुद युवा यहाँ पे आके, आपको पता होगा हम सिंघू पे, टिकरी पे यहाँ पे लाइब्रेरी चला रहे हैं, तो खुद युवा समर्थन कर रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं कि हमारा इस आंदोलन से हमें कितना सीखने की ज़रूरत है और कितना सहयोग करने की ज़रूरत है। तो वो सभी युवा इस बात को समझें, इस बात को जानें कि जिस तरीके से आज किसान यहाँ पे बैठा है, उसकी खेती को बेचा जा रहा है, उसके पेट पे लात मारी जा रही है, उसी तरीके से हमारे एजुकेशनल स्पेसेस में भी हो रहा है। उसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमको धक्का खाना पड़ रहा है, हमको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए धक्का खाना पड़ रहा है। हमारे घर में जो हमारे माँ बाप हैं उनका जॉब चला गया है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार ऊपर से ये सब लव जिहाद जैसे जो झूठ है वो फैला रही है ताकि ध्यान चला जाए अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन जैसी इंपॉर्टेंट इश्यूज से लोगों का ध्यान चला जाए। तो मैं यही अपील करूंगी कि वो ना भटके इन सब चीज़ों में। हमारा मुद्दा वही है, हमारा मुद्दा है शिक्षा, हमारा मुद्दा है रोजगार, हमारा मुद्दा है कमाई, हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य। ये हमारे मेन मुद्दे हैं। अभी हम लोग क्योंकि आयसा से आते हैं, हम लोग का कैंपेन भी है दवाई, कमाई और पढ़ाई को लेकर। तो ये तीन हमारे मुद्दे हैं, इन पर हम टिके रहें, हम स्वास्थ्य पे टिके रहें, क्योंकि ये जो पूरा लॉकडाउन हुआ है उसमें जिस तरीके से हमने देखा है कि साफ तौर पे गरीब को तो धकेल
खेल दिया गया है कोरोना के एकदम सामने। जो जिन लोगों के पास पैसा है वो घर में सेफली बैठे हुए हैं, गरीब हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं है, उसका घर में उसका जॉब चला गया है, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है। ये हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रोज़गार पे इतना बड़ा धक्का लगा है, हम देख रहे हैं कि शिक्षा को इतना बड़ा धक्का लगा है। तो ये 3 हमारे मुद्दे हैं। लव जिहाद हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा आपस में किसी धर्म से दूसरे धर्म से या किसी ऐसे इंसान से हमारा कोई गुरेज नहीं है, हमारा कम्युनिस्ट से कोई गुरेज नहीं है, हमारा आपस में कोई गुरेज नहीं है। हम सब एक साथ लड़ रहे हैं, एक साथ संघर्ष कर रहे हैं और मोदी योगी इन सब की सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, अंबानी अडानी इन सब के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।